आज हम बात कर रहे हैं अक्ल का सौदा के बारे में। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जहां सूरज नाम का एक नौजवान अपनी गरीबी से तंग आकर अक्ल बेचने की दुकान खोल लेता है। कहानी का जो आइडिया है ना, वो बहुत मजेदार है। तो चलिए सीधे इसकी बनावट, किरदारों की गहराई और इसके असर को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी के बीच के हिस्से में नायक सूरज की भूमिका निष्क्रिय हो जाती है, जिससे दर्शक का उससे जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब दुकान खोलने के बाद ना ऐसा लगता है कि वो पैसिव हो जाता है। वो बस एक सलाह देने वाला बन के रह जाता है। हम्म। और सारा का सारा भार वो पंडित पर, उसकी पत्नी पर, मुखिया पर आ जाता है। हम्म। सूरज की अपनी जो चुनौती है, मतलब अपनी दुकान को सफल बनाने का संघर्ष, वो दूसरे किरदारों के जरिए हल होती है। उसके अपने एक्शन से नहीं। हाँ, हम उसकी तरक्की तो देखते हैं, पर उसके लिए जो मेहनत लगनी चाहिए, वो संघर्ष महसूस नहीं कर पाते। और पाठक का जुड़ाव उसी किरदार से होता है जो मुश्किलों का सामना करता है ना? सही बात है। हम उसकी जीत में उतना खुश नहीं हो पाते क्योंकि हमने उसे लड़ते हुए नहीं देखा। तो फिर इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? हम सूरज को वापस ड्राइवर सीट पर कैसे लाएं? देखिए, कहानी के मध्य भाग में सूरज को और अधिक सक्रिय और रणनीतिक भूमिका दी जानी चाहिए, ताकि उसकी बुद्धि केवल सलाह में नहीं, बल्कि उसके कामों में भी दिखे। अच्छा, जैसे कि? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पंडित उससे सलाह लेकर जाता है, अपनी पत्नी को बचाता है और फिर अपने पैसे वापस ले लेता है। कहानी में ये होता है, पर सूरज पर इसका कोई असर नहीं दिखता। हाँ, वो बस मान जाता है। अगर हम यहाँ एक सीन जोड़ें जहाँ सूरज इस घटना से निराश हो जाता है, सोचिए, गांव वाले उस पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं, देखो अकल बेचने वाला खुद बेवकूफ बन गया। ये एक दिलचस्प मोड़ हो सकता है। बिल्कुल। इसके बाद वो शायद दुकान बंद करने की सोचने लगे। ये जो आत्मविश्वास का संकट है, ये उसके किरदार को एक नई गहराई देगा। और फिर इस संकट से वो खुद बाहर निकलेगा, अपने दम पर। एग्जैक्टली अब उसे खुद को साबित करना है, तो शायद वो गांव की किसी ऐसी समस्या को देखता है जिसे कोई हल नहीं कर पा रहा। मान लीजिए दो भाइयों में जमीन का कोई पुराना झगड़ा है, अच्छा। और सूरज अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उस समस्या को सबके सामने सुलझाता है, वो भी मुफ्त में, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसकी अक्ल असली है। इससे वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा। हाँ, गांव का हीरो बन जाएगा। इससे उसका किरदार सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि पहल करने वाला बन जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। और कोई विकल्प हो सकता है? एक और रास्ता हो सकता है मार्केटिंग का। सूरज अपनी दुकान के लिए ग्राहक कैसे लाए? क्या वो सिर्फ एक बोर्ड लगाकर बैठ जाता है? एक चतुर लड़का शायद कुछ और करेगा। हम्म। हो सकता है वो गांव में कोई छोटी सी पहेली प्रतियोगिता रखें और कहे कि जो जीतेगा उसे मेरी तरफ से एक सलाह मुफ्त। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो इससे होता ये कि पंडित की पत्नी का उसकी दुकान पर आना महज एक संयोग नहीं लगता, बल्कि सूरज के अपने किसी प्रयास का नतीजा लगता है। जब सूरज अपनी सफलता के लिए काम करेगा, तो पाठक भी उसके साथ मेहनत करेगा। और अंत में उसकी सफलता को अपनी सफलता समझेगा। बिल्कुल। अच्छा, और जब सूरज जैसे किरदार मजबूत होते हैं तो उनके आसपास के किरदारों का भी विश्वसनीय होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी से जुड़ी एक और बात जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया, वो ये कि कुछ मुख्य किरदारों के चित्रण और उनके कार्यों के बीच एक विरोधाभास है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। खासकर पंडित की पत्नी भाग्यवान, उसे बार बार मूर्ख कहा गया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने वाले सारे बड़े फैसले तो वही लेती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? हाँ, ये दिखाने और बताने के बीच का फर्क है ना? कहानी हमें बताती है कि भाग्यवान मूर्ख है, पर उसके काम हमें कुछ और ही दिखाते हैं। सही कहा। वो अक्ल खरीदने जैसा अनोखा कदम उठाती है, पंचायत में जाने की हिम्मत करती है, और मुखिया के सामने इतना बढ़िया नाटक करती है कि सब हैरान रह जाते हैं। हाँ, ये किसी मूर्ख इंसान के काम तो नहीं लगते। बिल्कुल नहीं। तो जब किरदार का लेबल और उसके काम में इतना फर्क होता है, तो पाठक के मन में एक उलझन पैदा होती है। वो समझ नहीं पाता कि किरदार पर यकीन करे या कहानीकार पर। तो इस पहलू को मजबूत करने के लिए किरदारों के मूल स्वभाव को उनके कार्यों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है, ताकि वे ज्यादा विश्वसनीय लगें। हाँ, जैसे भाग्यवान के लिए मूर्ख की जगह अगर हम उसे जिज्ञासु या साहसी के रूप में दिखाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा, मतलब उसका लेबल ही बदल दे। हाँ, या फिर उसके किरदार को एक नई परत दे।
जिज्ञासु होने के नाते उसका अक्ल खरीदने का फैसला सही लगता है, और मुखिया के सामने उसका अभिनय, वो उसकी छिपी हुई समझदारी का प्रतीक बन सकता है। कि शायद वो वैसी मूर्ख नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। एग्जैक्टली इससे किरदार और दिलचस्प हो जाएगा। ये तो भाग्यवान की बात हुई। पंडित के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसे कंजूस बताया गया है, पर वो पैसे काफी आसानी से दे देता है। हाँ, उसकी कंजूसी का दर्द हमें महसूस नहीं होता। वो थोड़ा गुस्सा करता है, शिकायत करता है, लेकिन लेकिन 100 रुपए और फिर 200 रुपए निकाल देता है। हाँ, एक सच्चा कंजूस सिर्फ गुस्सा नहीं करता, वो 10 और रास्ते ढूंढता है पैसे बचाने के। उसकी कंजूसी को और गहरा दिखाने के लिए हम कहानी में थोड़ा और संघर्ष डाल सकते हैं। कैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए, जब भाग्यवान 100 रुपए की अक्ल खरीद लेती है और पंडित सूरज के पास पैसे वापस मांगने जाता है, सूरज मना कर देता है। अब एक असली कंजूस क्या करेगा? वो शायद पहले खुद अपनी पत्नी को सिखाने की कोशिश करेगा कि पंचायत में क्या बोलना है, और बुरी तरह फेल हो जाएगा। हाँ हाँ, ये हो सकता है। फिर वो शायद गांव के किसी दूसरे सयाने आदमी के पास मुफ्त की सलाह के लिए जाएगा, और वहां से भी उसे निराशा ही मिलेगी। जब वो हर दरवाजे से हार जाएगा, तब मजबूरी में अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो सूरज के पास 200 रुपए लेकर जाएगा। इससे पंडित की कंजूसी का किरदार मजबूत होगा। और साथ ही सूरज की अक्ल की कीमत भी और बढ़ जाएगी। पाठक को पता चलेगा कि यह आखिरी रास्ता है। मतलब किरदारों को उनके लेबल के हिसाब से काम करने दिया जाए, ताकि वो असली लगें। और जब किरदार असली लगते हैं, तो कहानी की घटनाएं भी विश्वसनीय लगनी चाहिए। यहीं पर मैं कहानी के आखिरी हिस्से पर आना चाहती हूँ। मुखिया वाली घटना। हाँ, कहानी में दांव बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और अंत में मुखिया को जहर देने की घटना थोड़ी अचानक और पिछली घटनाओं से अलग थलग महसूस होती है। सही कहा, ये गति या पेसिंग से जुड़ी बात है। कहानी में एक समस्या जो पंडित की पत्नी से जुड़ी है, वो खत्म होती है, और तुरंत दूसरी यानी मुखिया वाली समस्या शुरू हो जाती है। और वो भी एक जानलेवा साजिश। बिल्कुल, दांव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और क्योंकि इस साजिश की कोई जमीन पहले से तैयार नहीं की गई थी, ये थोड़ी अलग थलग लगती है। हमें उन नौकरों के बारे में कुछ नहीं पता। वो मुखिया से नफरत क्यों करते हैं? कुछ नहीं। सही। इसलिए जब वो जहर देने की कोशिश करते हैं, तो वो कहानी का स्वाभाविक हिस्सा लगने के बजाय एक बाहरी घटना लगती है। ऐसा लगता है उसे सिर्फ सूरज की अकल को फिर से साबित करने के लिए डाला गया है। तो घटनाओं को एक दूसरे से बेहतर तरीके से जोड़कर और महत्वपूर्ण मोड़ के लिए जमीन तैयार करके कहानी की गति को और स्वाभाविक बनाया जा सकता है। हाँ, इसका सबसे अच्छा तरीका है फोरशैडोइंग, मतलब पहले से छोटे छोटे बीज बोना। कैसे? पंचायत में चल रहा हो, उसी सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुखिया वहां बैठा सब देख रहा है। वो सिर्फ फैसला नहीं सुना रहा, बल्कि वो सूरज के समस्या सुलझाने के तरीके को देख रहा है, और मन ही मन प्रभावित हो रहा है। इससे जब वो बाद में सूरज को अपनी समस्या के लिए बुलाता है, तो उसका कारण ज्यादा मजबूत लगता है। और नौकरों वाली साजिश का क्या? उसके बीज कैसे बोए जा सकते हैं? उसी पंचायत वाले सीन में, जब मुखिया पंडित के मामले में उलझा हुआ है, हम बैकग्राउंड में उसके दो नौकरों को आपस में फुसफुसाते हुए या मुखिया को घूरते हुए दिखा सकते हैं। बस 1 या 2 लाइन का विवरण। अच्छा। या फिर जब मुखिया सूरज को अपने घर बुलाता है, तो सूरज देख सकता है कि नौकरों का व्यवहार मुखिया के प्रति सम्मानजनक नहीं है। उनकी आंखों में गुस्सा है। शायद सूरज दरवाजे के बाहर उनकी बातचीत का कोई टुकड़ा सुन ले, जैसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इससे पाठक के दिमाग में एक शक पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, उसे लगेगा कि मुखिया के आसपास सब कुछ ठीक नहीं है। और इससे जब अंत में जहर देने की घटना होगी, तो पाठक को झटका नहीं लगेगा। उसे लगेगा, हाँ, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक, यही। तब वो घटना अचानक नहीं, बल्कि सोची समझी और कहानी का एक जरूरी हिस्सा लगेगी। हम इन दो कहानियों के बीच एक छोटा सा धागा भी जोड़ सकते हैं। अच्छा। क्या पता, मुखिया को जहर देने की कोशिश करने वाला नौकर उसी साहूकार का बेटा हो जिससे पंडित ने पैसे उधार लिए थे। अगर हम इन दो कहानियों को जोड़ पाएं, तो पूरी कहानी एक मजबूत इकाई की तरह महसूस होगी। तो आज की इस चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें, तो इस कहानी की नींव बहुत मजबूत है, लेकिन इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए 3 मुख्य सुझाव हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला,
नायक सूरज को कहानी के मध्य में और अधिक सक्रिय भूमिका दें, ताकि दर्शक उसके संघर्ष और सफलता से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। उसे अपनी सफलता के लिए काम करने दें। दूसरा, किरदारों, खासकर पंडित की पत्नी और खुद पंडित के स्वभाव और उनके कार्यों के बीच के विरोधाभास को दूर करें ताकि वे अधिक विश्वसनीय लगें। उनके लेबल और उनके एक्शन में तालमेल हो। और तीसरा, कहानी की गति को संतुलित करें और अलग-अलग घटनाओं, जैसे मुखिया के खिलाफ साजिश, को पहले से स्थापित करें, ताकि कथानक सहज और जुड़ावा महसूस हो। कोई भी घटना अचानक ना लगे। इन सुझावों पर काम करके ये कहानी और भी यादगार बन सकती है और हम हमेशा की तरह यही कहेंगे कि अपने संशोधित काम को हमें दोबारा भेजने में बिल्कुल भी संकोच न करें।